नमस्ते। अच्छा, एक बात पूछना है आप सबको। आधी बातें तो मुझे समझ में आई क्योंकि वो हिंदी में और इंग्लिश में थी। आधी बातें जो मराठी में थी मुझे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास ये है कि जो भी बोला है अच्छा बोला है। मेरे से पहले मेरे कुछ दोस्त जो आए थे उन्होंने भी आपको गुड आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून बोला, उसका आप लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने नमस्ते बोला, उसका आपने जवाब दिया। लेकिन मेरे से पहले जो मेरे दोस्त आए थे, समझ लो अगर यहाँ 300 दोस्त और बैठे हैं तो उसमें से शायद 5-10 ने सामने जवाब दिया, बाकी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? सिर्फ उगते सूरज को नमस्कार नहीं करने के लिए। शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन एक शब्द है जिसको बोलते हैं संस्कृति। इसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है, क्योंकि इस देश को संस्कृति में विश्वास है। जैसे अतिथि देवो भव, इंग्लिश में बोलते हैं तो होल वर्ल्ड इज अ मार्केट, और हमारे देश में बोलते हैं वासुदेव कुटुंब, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये डिफरेंस है। वो जो दुनिया है वो बोलती है पूरे दुनिया मार्केट है, माल बेचो पैसा कमाओ। और हम बोलते हैं कि सब अपने परिवार के सदस्य हैं, सिर्फ एक दूसरे से कमाने का नहीं, एक दूसरे को बढ़ाए कैसे इसमें दिमाग लगाओ। जब मैं और आप उस संस्कृति में ऐसे हैं जो ये विश्वास रखता है कि हम सब एक ही परिवार के हैं, तो कोई एक दोस्त आएगा उसको अपन वापस बोलेंगे नमस्ते, दूसरा आएगा उसको नहीं बोलेंगे, तो थोड़ा कम जमता है। अगली बात, कहीं भी जाओ, कोई भी अगर आके आपको नमस्ते बोल, पहले उसने बोला ना, जो उसने दिया है उतना तो वापस देना पड़ता है ना। आप बैंक से 100 रुपए अगर लोन लोगे, कम से कम 100 तो वापस दोगे ना। कोई आपको नमस्ते बोल रहा है, ज्यादा मत दो, कम से कम नमस्ते तो वापस दो। हैप्पी आफ्टरनून बोल रहा है, कम से कम हैप्पी आफ्टरनून तो वापस दो। आप लोग क्लास में जाते हो, चिल्ड्रन से यही शायद अपनी भी अपेक्षा रहती है ना, सामने अपने को वापस विश करे। तो जिनको आपने नमस्ते नहीं बोला, उन लोगों के लिए एक बार बोल नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात, आप पूरे नरेन से बात किया करो। पूरा नरेन का मतलब क्या होता है? बाकी सब आके सिर्फ बोले नरेन सर, नरेन सर, नरेन सर। अरे सर के नीचे आंखें हैं, दिल है, दिल, इससे भी बात कर लो, सिर्फ सर से मत बात करो। तो कभी कहीं मिलेंगे ना, नरेन बोलो। जो आप काम करते हो थोड़ा बहुत वही मैं भी काम करने का कोशिश करता हूं, हम सब एक है। तो एक दूसरे को नाम से ही बुलाएंगे। कभी कोई सर से बुलाएगा ना तो मेरे को चिंता होने लगती है, अगला आदमी पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा, क्या बोलेगा मालूम नहीं। तो इसके लिए सिर्फ नरेन नाम से बुलाओ, बड़ा मजा आएगा। चलेगा? बिल्कुल। नोटबुक्स, आज आप लोगों का काम थोड़ा ज्यादा है और मेरा काम काफी कम है। आप लोग जब टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो जब किसी मॉडल को देखते हो तो दिल में कभी मॉडलिंग की इच्छा होती है? कुछ लोगों को होती है। आप जब हीरो हीरोइन को बड़े पर्दे पे देखते हो तो कभी कभी लगता है ना कि अपन भी पिक्चर के अंदर घुस गए। जब हीरो वहां मार रहा होता है तो अपन भी यहाँ चालू रहते हैं ना। आज ऐसे ही कुछ अपन करने वाले। अभी जोड़ी से थोड़ा चेयर को आपको कुर्सी को आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन एक दूसरे के सामने देख के बैठ जाओ। आमने सामने, आंख से आंख। कमान कमान कमान। आज मेरा काम कम है, आपका ज्यादा है।
हुसैन के बारे में सुना है? कौन है वो? कौन थे वो? आर्टिस्ट, पेंटर थे। अपने भारत के सबसे बड़े पेंटर थे वो। उनकी एक पेंटिंग है जो करीब 5.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। एक पेंटिंग 5.5, मतलब वो इतना कमाल का पेंटिंग करते थे। अभी अब एमए हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो गए। या कोई भी अकेला है क्या? सब जोड़े से बैठे हैं ना? वॉलंटियर्स प्लीज चेक। हाँ प्लीज चेक बोला तो ये खड़ा हो, नहीं तो क्या कर रहे थे आप अकेले? अरे कमाल है, इनकी फेवरेट मूवी पूछूंगा तो बोलेंगे मियां बीबी और वो। अरे जोड़ी से बैठने बोला था, तीसरा क्या कर रहे हो वहां पे? पति पत्नी और वो का जमाना नहीं है अभी, और अगर है तो वो पति पत्नी और वो का मतलब टीवी होता है आजकल। अभी एमएफ हुसैन को गए हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन सुनने में आया है कि उनकी आत्मा अभी भी बारामती में। नहीं सच्ची में सुनने आए। और आप लोग ये समझ लो कि ये टीचिंग का काम कर करके बाकी बहुत चीजें अच्छी है, लेकिन पगार बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को अपना काम थोड़ा चेंज करना है। तो अगर एमएफ हुसैन का अगर हुनर आ गया अपने अंदर तो क्या मजा आएगा। सोचो, एक पेंटिंग 5.5 करोड़, अभी पूरे साल फिर नहीं करने गए, अगले साल शराब खानदान नहीं, मैं स्पॉन्सर करेगा पूरा साल। नहीं, ऐसा डिसीजन लेने का। तो अभी आप लोग एक काम करोगे, अभी आप लोगों को आप ऐसा थोड़ा झटका मारोगे अपने आप को। उसका मतलब ये है कि वो एमएफ हुसैन की आत्मा आपके अंदर आ गई। आप लोगों ने देखा है जब किसी को आत्मा आती है तो ये देखा है आपने? वैसे ही कुछ होने वाला है, ठीक है? अभी एक झटका मारो, अंदर आत्मा आई। अरे मेरे कुछ भाई बहन कर ही नहीं रहे, आपको नहीं चाहिए 5.5 करोड़? अच्छा, अभी आप लोग क्या करोगे? 5 मिनट का टाइम है, उसमें जो आपका जोड़ीदार है ना, उसका आपको स्केचिंग करनी। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। जिसका बेस्ट स्केच होगा उसके लिए मेरे पास कुछ अवार्ड। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये हाथ में हुनर है, कुछ के अंदर आत्मा आई है बरोबर, कुछ के अंदर नहीं आई है। ओके, 3 मिनट्स लेफ्ट। जैसा बनता है, लेकिन बनाओ, हिम्मत मत हारो, छोड़ो मत। बन गया तो डिटेलिंग करो, डिटेलिंग। वक्त पूरा यूज करो। और अगर कुछ और बन रहा है तो दिल खोल के हंसो, लेकिन बनाओ। ओके, लास्ट 1 मिनट, फिनिशिंग टचेस। याद रखना कि पेंटिंग 5.5 करोड़ में बिकनी चाहिए। एक दूसरे से डील करो, 5.5 करोड़ रुपए देने का। करोड़ नहीं, मरोड़ दो। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। अब एक दूसरे को दिखाओ आपने क्या बनाया। Okay, let's start the session. आपको क्या लगता है ये हमने क्यों किया? हम लोग जब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं, 1 सेकंड भी प्रोग्राम लेट नहीं करते हैं, तो मैं वक्त यूं ही जाहिर तो नहीं करूंगा। इसके पीछे मकसद क्या है? Whatever you know, can you practice it? That is what you wanted to check. Okay, what else? क्यों किया ये?
एकाग्रता के लिए, दोस्ती बनाने के लिए या दोस्ती तोड़ने के लिए? ओके। इसके पीछे एक बहुत अहम मकसद था और वो मकसद मैं अब आपको बताता हूं। मेरे दोस्तों, अब आपका ध्यान इधर। मुझे मालूम है आपको बहुत आनंद आया, खुद को देख के विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये हूं। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी हंसी, और कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे से भी किया हो। जिन्होंने अच्छे से किया है उन्होंने पहले इस चीज की या इस कला की काफी प्रैक्टिस की है। बोलने का मतलब यह है, दुनिया में हम काफी चीज जानते हैं, लेकिन उसमें सामर्थ्य हासिल करने में, उसमें मास्टरी से पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। ड्राइंग का पेपर है, पेंसिल है, और अगर पहली बार ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में अनुभव नहीं है, तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी कोशिश की, थोड़ा प्रैक्टिस किया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, लेकिन फिर आप भी अच्छा चित्र बना सकोगे। सही है, गलत है? हम यहां जो भी बात करते हैं, पहले तो हमें मिलता है ज्ञान के रूप में, एज नॉलेज। अब जिस कुशलता से मैं बात करता हूं या जिस कुशलता से कुछ और दोस्त बात करते हैं, उस कुशलता से आप शायद जब पहली बार क्लास में जाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझमें कुशलता नहीं है ये सोच के अगर अपन पीछे हट गए तो कभी वो कुशलता बनेगी भी नहीं। जैसे एक नदी के 2 तट होते हैं और उनको जोड़ने के लिए एक ब्रिज लगता है, उसी तरह ज्ञान और सामर्थ्य के बीच में जो ब्रिज है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। जिंदगी में कहीं भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस चीज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान लेने से काम कभी नहीं होगा। मुझे पूरा ज्ञान है कि अगर मुझे तंदुरुस्त रहना है तो कौन सा व्यायाम करना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान से मुझे स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। मुझे उसका अमल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब वक्त के साथ मैं उसमें सामर्थ्य हासिल कर पाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। होता क्या है, हम ज्ञान तो ले लेते हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि सिर्फ ज्ञान से जिंदगी बदल जाए। तो सिर्फ ज्ञान से जिंदगी नहीं बदलेगी। जैसे चावल है, दाल है, सिर्फ उसको घर लाने से आपका पेट नहीं भरेगा, उसको पकाना पड़ता है। वैसे ही जो अपन ज्ञान लेते हैं उस पर थोड़ा अमल करना पड़ता है, और जैसे ही उसके ऊपर आप अमल करना शुरू करोगे, पहले 2-4 जो आपकी कोशिशें हैं वो शायद अच्छी नहीं जाएंगी। जैसे शंकर के बारे में बात कर रहे थे, अब पहले बार जब शंकर से बात करने की कोशिश करेंगे एक अलग तरीके से, तो शायद नतीजा नहीं आएगा। आपने जैसा सोचा था वैसे शायद आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलेंगे, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस किया ना, आज नहीं तो कल शंकर के साथ या किसी और के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है प्रैक्टिस। किस चीज को मैं प्रैक्टिस में लाने के लिए तत्पर हूं, किस चीज के ऊपर मैं अभ्यास करने के लिए तैयार हूं। जिस चीज पे, जिस वस्तु पे, जिस दिशा में आप अभ्यास करने के लिए तैयार हैं, प्रगति वहां आपको मिलेगी जरूर।
और अगर अभ्यास नहीं किया तो आज जैसे हैं हम वैसे रहेंगे। मेरा एक दोस्त एक नया स्कूल चालू कर रहा था और वहां टीचर्स की भर्ती चालू थी। एक थोड़ी सीनियर टीचर जब साक्षात्कार के लिए आए, इंटरव्यू के लिए जब वो आए, तो इंटरव्यू में उनको पूछा कि आपके पास कितना तजुर्बा है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा 10 साल, 10 साल का तजुर्बा। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा आपके पास वास्तव में 10 साल का अनुभव है या आपके पास 1 साल का अनुभव है जो आपने 10 बार दोहराया है। अनुभव कितना है? अगर 1 साल का अनुभव है जो आपने 10 साल दोहराया है, आपने शायद पढ़ाई 10 साल कराई है लेकिन अनुभव आपके पास 1 ही साल का। मतलब किसी नए चीज का आपने प्रयास ही नहीं किया, कुछ नया सीखने का शायद आपने प्रयास ही नहीं किया, कुछ नए तरीके से सिखाने का शायद आपने प्रयास ही नहीं किया, कोई नया मार्ग, कोई नई सोच शायद आपने अमल की नहीं। जो शुरू से किया है वो ये आज भी कर रहे हैं। जब वहां नया प्रयास ही नहीं है तो वहां नया प्रगति नहीं आ सकती। बात बारामती, बात पूरा, बात लंदन की नहीं है। बात यह है कि नई सोच हम कहां लाने के लिए तत्पर हैं। आप में से कुछ पिता है, कुछ भाई है, कुछ अपने माँ बाप के बच्चे हैं जहां संबंध बनाना है या 90%, 10% अपने को लागू करना है, वहां एक नई कोशिश है कि आज बच्चों से हमारी उम्मीद है, लेकिन बच्चे एक नई दुनिया में, जिस दुनिया में मैं और आप पैदा हुए थे उस दुनिया में ये बच्चे नहीं है। आज भी काफी लोग कंप्यूटर्स के साथ कुछ तो असमंजस अंदर होती है, कुछ तो तकलीफ होती है, कुछ तो रुकावट आती है। और आजकल के बच्चे देखो, कोई इशू ही नहीं है उनके लिए। बड़े आराम से घर में अगर आईपैड है या फोन है तो आराम से खेलते हैं उसके साथ। तो ये नई पीढ़ी अलग है, इनको सिखाने के लिए पद्धति बदलनी पड़ेगी। विषय तो वही है लेकिन tariqa बदलना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज जो हर अध्यापक को अपने अंदर ढालना पड़ेगा वो है उत्साह। जैसे अगर एक इंसान यहाँ आके बोलता है नमस्ते, और अगर समझ लो 10 नमस्ते बोलते हैं और बाकी 290 चुप हैं, मैं वहां बैठ के ये सोच रहा हूं कि अध्यापकों में उत्साह नहीं है क्या? यहां अगर शरद पवार आएंगे तो शायद सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग है आपके और मेरे जितना शायद संबल नहीं है, उसके लिए भी इज्जत में खड़े होंगे क्या? अगर हाँ तब तो वो अपनी संस्कृति है, अगर ना तो फिर हम ताकत को नमस्कार कर रहे हैं, हम एक और इंसान को नहीं कर रहे। हमारे अंदर उत्साह पैसे के प्रति है, किसी और चीज के यानी ज्ञान तजुर्बे के लिए नहीं है। चिंतन का विषय यह है कि अपने अंदर उत्साह किस चीज के लिए। एक जो खिलाड़ी होता है, समझ लीजिए साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, सिंगापुर ओपन जीती, उनसे पहले किसी भारतीय ने आज तक वो खिताब नहीं जीता था। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शाम को जब अपने गुरु गोपीनाथ से बात करती है और बोलती है मैं रात के फ्लाइट से इंडिया आ रही हूं, कल सुबह प्रैक्टिस के लिए वही 6 बजे मिल रहा है ना कोर्ट में। अभी वर्ल्ड की चैंपियन है वो, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 है, अव्वल नंबर पर है। 12 घंटे नहीं हुए जीते हुए और बोले कल सुबह वही 6 बजे प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आज जीती हूं ना तो कल मेरे को 9 बजे तक सोने का है। शायद होता है ना काफी बार, आज छुट्टी है सोने दो, नंबर है 1 में, लेकिन उत्साह अंदर है ना।
इसीलिए वो नंबर 1। अपने अंदर उत्साह किस चीज को लेके, एंथुजियाज्म फॉर व्हाट? पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, किस चीज के प्रति उत्साह है? ये आज का जो सेशन है ना, ये सेशन हम लोगों ने क्लास में बच्चों को ध्यान में रख के बिल्कुल नहीं बनाया। ये सेशन हम लोगों ने पूरा सिर्फ अध्यापकों को मद्देनजर रख के बनाया, उनके बारे में सोचते हुए बनाया। आज जो सेशन ले रहा हूं मैं, इसमें से आधी चीजें आपके बच्चों तक भी पहुंचेंगी, लेकिन कम से कम आधी चीजें सिर्फ आपके लिए। आज अब जब घर जाते हो तो उत्साह के साथ जाते हो, खुशी खुशी जाते हो कि थके हुए जाते हो? आज समझ लो घर जाके अगर अपने घंटी बजाए और अंदर से बच्चा अगर भाग के आता है, पप्पा पप्पा, क्या करते हैं उसको? खुश होके एकदम जोश के साथ, अरे वाह बेटा आजा, या फिर थक के आई कि पापा किधर से आएगी, इधर से खुद का है, आप लाए उसको वहां से। देखो बच्चों के अंदर ना बहुत उत्साह होता है, बच्चे आलसी नहीं होते। बच्चा सुबह उठता है ना ऐसे, और खेलते खेलते 1 मिनट में सोता है। आपको शायद सोने में 20 मिनट लगता हो, उसलिए वो गाना है ना, करवटें बदल रहे हम सारी रात हम। बच्चा कभी नहीं लिखेगा ऐसे, वो तो बोलेगा 1 मिनट में नींद आता है। आपके घर में अगर सोफा है, बच्चे उसके ऊपर कूदते हैं, और वो कूदते हुए खुश है कि नहीं? आप कभी कूदे हो सोफे के ऊपर? आज जाके कोशिश करो। लोग घर में पूछेंगे क्या हो गया, उनको बोलो आपको भी आमंत्रण है। ये दुनिया में खुश होने का सबसे आसान तरीका है कूदना। कोई भी जो व्यक्ति कूदता है ना, वो नाराज नहीं रह सकता, वो दुखी हो ही नहीं सकता। आप एक प्रयोग करके देखो। इसके लिए वो ट्रैम्पोलिन होता है ना, अगर आप महाबलेश्वर अगर घूमने जाते हो तो देखो कितने, उसके ऊपर एक भी अगर कोई दुखी आदमी है देखो, कभी हो ही नहीं सकता। और उन सब के अंदर उत्साह भरा हुआ है। दुख और उत्साह ये साथ में नहीं रह सकते। दुखी इंसान को आप कभी उत्साहित नहीं देखोगे। देखा कभी उत्साहित दुखी इंसान? संभव ही नहीं। दुखी आदमी मतलब आधा मरा हुआ है। और क्या होता है, आप जब घर जाते हो, जब आप ऐसे ही जाते हो ना, बच्चा माँ को भी देखता है, माँ, अरे वो सोचता है कि मेरे माँ में उत्साह नहीं है, मेरे बाप में उत्साह नहीं है, सिर्फ मेरे में उत्साह है। हॉस्पिटल में बदली हो गया क्या? मतलब इनके भी आंख ना कान है, मेरे भी है, तो समझ सकता हूँ उत्साह क्यों नहीं है। आप गाना कौन सा सुनते हो इसमें वो थोड़ा उत्साह है, वो सुनना पसंद करते हो, वो आप बार बार सुनोगे। एक बार वापस सुना, वापस आया तो वॉल्यूम में ऊपर, और एकदम कोई दुखी गाना है, उसको आप बोलो कि जरा वॉल्यूम बढ़। तो जिंदगी में ना सबसे पहले उत्साह हो, क्योंकि जिसके अंदर उत्साह नहीं है उसको कुछ मिल भी नहीं सकता। अगली बार से अगर आप कहीं जाएं और आपके सामने कोई वक्ता आए और अगर आपको नमस्ते बोले तो उत्साह के साथ, ठीक है आगे बढ़ो, नमस्ते।
आपकी ये हाल है ना, बेचारा वक्ता कितना भी अच्छा बात क्यों नहीं बोले, मटका उल्टा है तो उसके ऊपर पानी डालो, अंदर कहां से जाएगा। तो अगर आपको कहीं आनंद उठाना है तो सबसे पहले अपने अंदर उत्साह भरोगे। यस। ठीक, नोटबुक्स। अभी दूसरा एक्सरसाइज, लेकिन उत्साह से करना इस बार। पहला वाला जो था ना, उसमें से कुछ लोगों ने उत्साह के साथ नहीं किया, मर मर के किया कि क्या यार ये मेरे को नहीं अच्छा लगता है यार, अभी स्कूल खत्म हो गया ना, क्या जरूरी है क्या। उत्साह नहीं था। अभी इस बार देखता हूं उत्साह के संग करते हुए फिल्म। अभी आपको एक दूसरे के साथ नहीं बैठना। न्यू टॉपिक, एक नीट एंड क्लीन ब्रांड न्यू पेपर। आज लास्ट सेशन है ना, तो जो डायरी थी वो कंप्लीट होना है। कुछ के हाथ में वो डायरी नहीं है, कुछ ने शायद घर में वो लॉन्ड्री का बिल बनाने के लिए मालूम है मुझे सर, लेकिन अब क्या दोस्त है, एक दूसरे से क्या छुपाने। अब आप लोग क्या करोगे मालूम, जो आपकी इच्छा है ना, आप उसमें वो ड्राइंग करो, जो इच्छा हो। 5 मिनट का टाइम, जो इच्छा हो वो ड्राइंग, कुछ भी ड्राइंग। 5 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो इच्छा वो ड्राइंग। बस बातचीत मत करो, एक दूसरे का टाइम वेस्ट मत करो, किसी और का ध्यान विषय से कहीं और मत लेके जाओ। मन लगा के पूरे उत्साह के साथ जो बनाना है बनाओ। पांच मिनट, लेकिन उत्साह के साथ। लास्ट 1 मिनट। आज इसके बाद एक तो ड्राइंग और आने वाला। ओके, लग रहा है काफी लोगों का हो गया। 5 4 3 2 1। ओके, पेन्स डाउन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों ने वो पर्वतों की श्रृंखला बनाई? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, देखो जरा आजू बाजू। और कितने लोगों ने एक सूरज बनाया और एक नारियल का पेड़ और एक छोटी सी नदी जा रही है ऐसे और एक झोपड़पट्टी। थैंक यू वेरी मच। कुछ दोस्तों ने शायद कार्टून बनाया होगा, कुछ ने कोई और एक डिजाइन बनाया होगा। ये क्यों किया हमने? और मैं तो घूमा नहीं, मैंने तो कुछ देखा नहीं, फिर मुझे कैसे मालूम कि वो पर्वत की श्रृंखला बनाई? 60% लोग यहाँ जो हैं उन्होंने पर्वत बनाए हैं। इसका मतलब क्या? एक मतलब ये है कि इसके आगे ड्राइंग नहीं बनाया, दूसरा क्या मतलब हो सकता है? हाँ, बस जो अपने को समझ में आता है, जो मालूम है, इसमें अपन गलत कुछ कर नहीं सकते, वो बना के मोकला होने। That was the drawing that we have done, so that's the only thing that we know, so we have done that. No, It's as simple as that. that was the drawing which we have done when we Many were times. children. Absolutely. With that, As children, जब बच्चे थे तब ऐसा किया। because they love nature, that's why. Because they love nature. Okay, fair enough. 60% people love nature. इसका मतलब एक ही हो सकता है, उनके धर्मपत्नी का नाम नेचर होगा। मैं आपको बताता हूँ पॉइंट क्या है। पॉइंट ये कि हम जिस चीज को करने में कंफर्टेबल है, हम वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ नया करने से पहले बहुत हिचकिचाता है इंसान। ये मुझे मालूम है, ये मेरे को समझता है, गलत है तो भी ठीक है, सही है तो भी ठीक है, मैं यही करने वाला।
इसलिए काफी बार लोग बोलते हैं ना, हम बदलने वाले नहीं। मेरे को मालूम है मैं गलत हूं, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मैं बदलने वाला नहीं। इसका मतलब सीखने के प्रति उत्साह थोड़ा कम है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने अपने भविष्य के बारे में चित्र बनाए? फ्यूचर। अभी देखो, समझ लो यहाँ पे करीब 300 लोग हैं, उनमें से 7 लोगों ने भविष्य के बारे में बनाया। राइट, थैंक यू। अभी एक और महत्वपूर्ण बात, एक तो हो गया कंफर्ट जोन। जरा ध्यान देना मेरी बात में। मैं अभी जो आपको बात करने वाला हूं, शायद आपको दूसरा और कोई दुनिया में समझाने वाला नहीं, क्योंकि जिनके संग आपके संबंध है, जिनके संग आपका उठना बैठना है, या तो उनमें सामर्थ्य नहीं है या उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है। और अगर ये मौका अगर अपन हाथ से पकड़ेंगे नहीं तो ये मौका वापस कभी आने वाला नहीं है। आप लोगों से मैंने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, याद है आपको? ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म होता है जहां कला आती है, वो कभी भी कॉन्शियस माइंड से नहीं आता है, वो कभी भी सबकॉन्शियस माइंड से। मेरी एक छात्रा है जिनका नाम है शाजीन पूनावाला। शाजीन बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती है। उनके पेंटिंग को देख के लगता है कि ये फोटोग्राफ है, ये पेंटिंग नहीं है। एक दिन ऐसे ही मैं और शाजीन जब बात कर रहे थे, मैं उनको पूछ रहा था कि एक पेंटर बनने के लिए मुझे क्या समझना चाहिए। एक पेंटर बनने के लिए मेरे अंदर खूबसूरती क्या चाहिए या खूबी क्या चाहिए, या मुझे यह समझाओ कि किसी भी पेंटिंग की खासियत क्या होती है। क्योंकि पेंटिंग ऐसी होती है, अपने को बड़ी साधारण लगती है, लेकिन दुनिया उनकी बहुत वाही करती है। जैसे मोनालिसा के नाम से एक पेंटिंग है, विश्व प्रख्यात, लेकिन उसकी खूबसूरती क्या है आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन उस एक पेंटिंग का भाव शायद 500 करोड़ रुपए। ये चीज आज तक मैंने समझी नहीं थी, इसके लिए शाजीन को पूछ रहा था। शाजीन कह रही थी कि नरेन, ये कला जो है ना, ये अंदर से आती है, इस तरह ऊपर से नहीं आती। अगर कभी मेरा मूड खराब है और अगर मैं कोई पेंटिंग कर रही हूं, तो मेरा हाथ और ब्रश पीले रंग की ओर जाएगा भी नहीं। मुझे मालूम है कि मैं सूरज बना रही हूं और वहां उसके अंदर मुझे पीला भरना है, लेकिन अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है ना, तो वो हाथ पीले की तरफ जाएगा ही नहीं। कॉन्शियसली ऊपर के सतह में मुझे भी मालूम है कि नहीं, मुझे येलो करना चाहिए, लेकिन अंदर से ये सिस्टम सहयोग नहीं देगा, कोऑपरेट करेगा ही नहीं। अभी रास्ता दो ही है। उस समय या तो मेरा हाथ ब्लैक यानी काला, ग्रे, भूरा, या तो वो कलर उठाएगा, या मुझे अपना मूड बदलना पड़ेगा, या मुझे उस समय यह समझना पड़ेगा कि अभी मैं पेंटिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, जब मेरा मूड अच्छा होगा ना, तब इस पेंटिंग की तरफ मैं वापस आऊंगा। खराब मूड से ये पेंटिंग अच्छा बन ही नहीं सकती। उस दिन ये बात पहली बार जिंदगी में मुझे समझ में आई कि जो कला होता है और जो कलाकार होता है, वो इतना मूडी क्यों होता है, और जब तक सही मूड नहीं हो, उसका सही वातावरण नहीं हो, वो कमाल क्यों नहीं कर सकता। समझने के लिए सब समझते हैं कि सही समझ क्या है, लेकिन जो अमल करना पड़ता है, जैसे मुझे और आपको पढ़ाना है, ये कला नहीं है, ये लॉजिक है, तो इसके लिए मूड की उतनी जरूरत नहीं। लेकिन जहां कला है वहां मूड का आना जरूरी है। तो अगर गायक का मूड अच्छा नहीं है तो वो खूबसूरत या प्यार भरे नगमे नहीं गा सकता। अगर उसके अंदर दर्द नहीं है तो वो दर्द की आवाज ला ही नहीं सकता। इसके लिए कभी कभी अभिनय करते करते अगर रोने का सीन है, तो जो अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं वो हकीकत में रोना चालू करते हैं, क्योंकि उनको उसके अंदर ये खुद के अंदर ये महसूस करना जरूरी हो जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं?
अपन जो भविष्य बनाते हैं या भविष्य की जो कल्पना करते हैं, इसके लिए लॉजिक नहीं, इसके लिए कला की जरूरत है। लॉजिकली लगता है कि नहीं हो पाएगा। अपने देश के अंदर जितना आज करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसको दूर करना है, मैं कुछ तो भी करूंगा। लॉजिकली लगता है कि यार ये देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, मैं कैसे उनको पहुंचूंगा? लॉजिकली बताओ। लॉजिक से सोचेगा तो इंसान कर भी नहीं पाएगा, उसको एक निर्णय लेना पड़ता है, ये मुझे करना ही है। अभी उसके लिए पहला कदम क्या उठाना है, इसमें दिमाग लगाओ। आपके लिए समझने की बात यह है, जब मैं कहीं भी किसी को भी बोलता हूं कि जो चित्र बनाना है बनाओ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस समय जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वही उस चित्र में बाहर आता है। हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एक्सीलेंस। ये प्रोग्राम व्यापारियों के लिए होता है, ये प्रोग्राम उद्योगपतियों के लिए होता है, फॉर बिजनेसमैन, फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। उस प्रोग्राम की फीस है 2 लाख रुपए, और उस प्रोग्राम में करीब 60 लोग जाते हैं। फिर उस प्रोग्राम में अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूं आधे घंटा, और उनको बोलता हूं सोच थोड़ी बड़ी रखो, छोटी सोच मत रखो, और फिर मैं उनको सिर्फ यही बात अगर बोलता हूं कि चलो तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, जो फोटो बनाना है, जो चित्र बनाना है बनाओ, इस समय उनके पास जोश है, उनके पास जो भावनाएं हैं वो जोश वाली है। जोश है भविष्य के प्रति के, कुछ तो कमाल का करने का है, उस चीज के प्रति उत्साह है। उस समय उस कक्षा में वो व्यापारी अपनी धर्मपत्नी का चलचित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि उस समय उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो हावी बात है वो है बिजनेस। जब मैं आपसे कहता हूं कोई भी चित्र बनाना बनाओ, अगर आप अपने भविष्य का बनाते हो, इसका मतलब यह है कि आप भविष्य में कुछ खास करना चाहते हो। अगर ये भावना अपने अंदर नहीं है तो आप वो बनाओगे जो आपके कंफर्ट के अंदर है, जो आपकी आदत के अनुसार एकदम आराम आसान। आप दूर की या बड़ी या गहरी चीज उस समय नहीं सोचोगे। ये प्रयोग मैंने हजारों लोगों के ऊपर किया है, और हर बार करीब 5%, करीब 10% जो मेरे दोस्त श्रोता है, वही लोग अपने भविष्य के बारे में बनाते हैं। और जब मैं इन 5%, 10% लोगों के संग बैठ के बात करता हूं, तो महसूस करता हूं कि उनके अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है कि मुझे भविष्य में ना ये हासिल करना है। इसलिए जहां मौका मिला, अगर कहीं पढ़ने का भी कुछ मौका मिला ना, किताब उस तरह की तलाशते हैं जो मुझे उस लक्ष्य के प्रति या उस लक्ष्य के तरफ लेके जाए। आज कोई भी इंसान कमाल की जिंदगी कब जी सकता है? वो तभी जी सकता है जब उसके पास कोई लक्ष्य है। अगर लक्ष्य नहीं है तो उसकी जिंदगी साधारण। अगर लक्ष्य नहीं है तो उसकी आज की जिंदगी बीते हुए कल की तरह है, और आने वाले कल की जिंदगी आज की तरह ही होगी। अगर लक्ष्य नहीं है तो उसी टीचर के तरह आपका भी उत्तर होगा 10 साल का अनुभव है, मगर हकीकत ये होगा कि 1 साल का अनुभव है जो हमने 10 साल दोहराया है। लक्ष्य के बिना आदमी क्या कर सकता है? अगर लक्ष्य नहीं होता ना तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी नहीं होते। अगर लक्ष्य नहीं है ना तो एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते, नहीं फतेह कर पाते। आपको क्या लगता है, एक दिन सुबह उठे होंगे एडमंड हिलरी, घर में बैठे हैं, क्या करूं, चल थोड़ा वॉकिंग जाके आते हैं, और वॉकिंग के लिए निकले और एवरेस्ट पहुंच गए। अचानक बोले भाई
एवरेस्ट आ गया क्या? बोल रहे वाह कमाल हो गया आज तो। ऐसा किया होगा उन्होंने कि लक्ष्य बनाया होगा। लक्ष्य नहीं है तो तिब्बत में, नेपाल में लाखों लोग हैं जो सुबह शाम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उनके पास लक्ष्य नहीं है तो वो एडमंड हिलरी जैसे किसी इंसान का वजन उठाते हैं। और एडमंड हिलरी के पास लक्ष्य है तो खुद चोटी पे जाते हैं। या तो आप किसी और का वजन ढोगे, या आपके पास लक्ष्य होगा जिसमें कोई और आपका हाथ बटाएगा या आपका साथ देगा आगे जाने के लिए। आज हमारे पास एक लक्ष्य है, मरने से पहले कुछ तो खास करके जाना है। पूना में ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन काफी अच्छे से चलता है। दीपक भरड़िया के नाम से एक इंसान है जो पूना में हेड थे, जो मेरे पहचान में। और 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये दरखास्त की कि नरेंद्र, पूना में आपको फॉलो करने वाले काफी लोग हैं, तो आप ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको भी आपके जो संगठन है उसमें सब लोगों को बोलना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। मैं उनसे कहता हूं आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे भी कुछ वैसा ही करना है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम भी ये चाहते हैं कि भारत बहुत आगे बढ़े। हम भी ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भारत करे। आपको मालूम है अपने हिंदी में डिवोर्स का कोई हिंदी का रूपांतर ही नहीं है। डिवोर्स मालूम है आपको? हस्बैंड वाइफ मैरिज किया डिवोर्स लेते हैं ना। डिवोर्स का हिंदी क्या है? तलाक तो उर्दू है। हिंदी क्या है? है ही नहीं, है ही नहीं। ढूंढने का कोशिश भी मत करो, है ही नहीं। बोलने से पहले मैं ढूंढ चुका हूं। मतलब यहां की जो संस्कृति है वो ये मानती है कि एक पति और पत्नी का जन्म संबंध 7 जन्म के लिए है, और कुछ है वो 1 जन्म में ही साथ करते हैं। ये जो संस्कृति है ना, ये बहुत गहरी है। यहां जो भगवान भी है ना, वो सब अमीर है। कृष्णा के पास पैसे की कमी है, राम पैसे की कमी है, ब्रह्मा कुबेर सब अमीर है। शिव के पास में भी कमी नहीं है, उसको उससे मोह नहीं है, वो पहनते नहीं है, उनको थोड़े फंकी है, तो उनको स्नेक पिक में थोड़ा मजा आता है। बाकी पूरा हिमालय उनका ही है। ये एक संस्कृति है जो कहती है पैसे की जगह पैसा काम आएगा, और अंदर जो विकास चाहिए वो विकास अलग है। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, दोनों चाहिए जिंदगी में। सिर्फ एक होने से काम नहीं बनेगा। सिर्फ पैसे होंगे तो भी मजा नहीं आएगा। अगर आप आध्यात्म की जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हो तो भी तकलीफ है, और अगर आप पैसे की दुनिया में आगे नहीं बढ़ते हो तो भी तकलीफ है। दोनों में से एक नहीं चाहिए, दोनों चाहिए, तब काम होगा। नहीं तो जिंदगी में काम हो ही नहीं सकता। ये इस देश की संस्कृति कहती है, बाकी पूरे विश्व में कोई देश की संस्कृति ऐसी नहीं कहती। तो हमारी भी इच्छा है भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि तब नेतृत्व सही हाथ में हो। लेकिन वहां तक ले जाने के लिए मेरे को क्या करना है? बोल सकता हूं मैं एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार बुरा है, लेकिन आज मैं आपको मेरे मन की बात बोलता हूं। पिछले साल हम लोगों ने कीप मूविंग मूवमेंट की शुरुआत की थी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि करीब 5000 बच्चों को हम पढ़ाएंगे। इस बार जो 7 सेशन हम लोगों ने आपके साथ किए,
उस तरह के 7 सेशन करीब 125 हमारी टीम अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों के साथ बात करती थी और उनको समझाती थी कि देखो तुमको जिंदगी में क्या करना है। फिर हम लोगों को यह एहसास हुआ कि हम जाते हैं, प्रोग्राम लेते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन हम फॉलो अप नहीं कर पा रहे। अगर यही चीज मैं अध्यापकों को समझाऊं, आज आपने समझ लीजिए क्लास में बात की 90% प्लस 10%। कल कोई बच्चा अगर कोई कंप्लेंट लेके आता है आपके पास, तो आप सिर्फ मुस्कुरा के ये पूछ सकते हो, बेटा अपन ने कल क्लास में क्या सीखा, और वो बरोबर लाइन पे आ जाए। अभ्यास करना पड़ेगा ना उसको भी। ज्ञान और सामर्थ्य के बीच में अभ्यास है, याद है आपको प्रैक्टिस। तो 2-3 बार अगर आप लाइन पे लेके आओगे तो उसको भी वो अभ्यास हो जाएगा, फिर वो खुद ही 90% प्लस 10% का एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब टीचर्स ये करेंगे तब। मैं अगर किसी क्लास में जाता हूं, मैं उनको सिखाता हूं, फिर मैं तो उनसे मिलने वाला नहीं। फिर 2 हफ्ते बाद जब वापस जाऊंगा, वापस मेरे को एक सेशन लेके जाना है, तो वापस इस विषय में तो बातचीत ही नहीं होगी। तो मैं उनको अभ्यास नहीं करा पा रहा हूं। इसके लिए ये ज्ञान उनका नेचर नहीं बन रहा है, उनका स्वभाव नहीं बन रहा है। इसके लिए इस साल चलो हम 3000 टीचर्स को ट्रेन करेंगे। स्वप्निल ने कहा कि हम बारामती में करेंगे, आपको कितने टीचर्स चाहिए? बारामती में हमारे उतने टीचर्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर बारामती आए। ये साल हम लोगों ने 3000 टीचर्स, 1000 तो करीब पूना में ट्रेन किया, 1000 टीचर्स नासिक में, 1000 टीचर करीब सिन्नर में। अभी 19 अक्टूबर को करीब 1000 टीचर्स को हम शोलापुर में ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद शायद पंजाब जाएंगे। तो ये साल हम लोग करीब 3 तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा 5-1 हजार टीचर्स को हम लोग ट्रेन करेंगे। अगले साल का लक्ष्य क्या है? 1 लाख टीचर्स, 1 लाख। मतलब अगले साल हम पूरे देश का भ्रमण करेंगे। अगर आप में से किसी दोस्त की कोई जान पहचान, समझ लो इच्छल करेंगे में आप किसी प्रिंसिपल को जानते हो, और वो प्रिंसिपल भी खुले दिमाग का, उनको भी टीचर्स को डेवलप करना है, बच्चों को डेवलप करना है, तो बोलते कभी कुछ भी अच्छा प्रोग्राम है तो बताओ। अगर आप उनको बोलते हो और वो आपको मेरे को बोलते हैं कि मैं आपको 300 टीचर्स दूंगी, आप आओगे क्या? हम लोग इच्छा करेंगे। उनको सिर्फ एक जगह देनी है और लोग देने हैं, बाकी आने का, जाने का, रहने का, खाने का सब खर्चा हम लोग करेंगे। उनको सिर्फ हमको एक श्रोताओं का ग्रुप देना है, एक हॉल देना है, बस। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। अगले साल हम लोग 1 लाख टीचर्स को ट्रेन करेंगे। एक टीचर 1 साल में कम से कम कितने बच्चों को पढ़ाता है? 100? आप 100 को पढ़ाते होंगे कम से कम। समझ लो आप अगर 100 को पढ़ाते हैं ऑन एन एवरेज, तो अगले साल 1 लाख टीचर्स के द्वारा हम लोग कितने बच्चों को पढ़ाएंगे? 1 करोड़। अब आप मेरी एक और बात सुनो। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? Why corruption? Because of greed. भ्रष्टाचार की वजह है लालच। जब तक इंसान के अंदर लालच होगा तब तक उस पर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नई बीमारी नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है। जीसस क्राइस्ट को 30 शिलिंग में बेच दिया गया। चंद्रशेखर आजाद कौन से बाग में इंतजार कर रहे हैं, ये खबर पुलिस को किसी भ्रष्टाचारी ने जाके दे दिया। राजा महाराज के वक्त से भ्रष्टाचार चालू है। तो ये नई चीज नहीं है। जहां इंसान के अंदर लालच है वहां उसको मौका मिलेगा और मौके का हिसाब से वो भ्रष्टाचार करेगा। हम आज क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि हम खुद भ्रष्टाचार करते हैं, इसके लिए हम अलाउ करते हैं। क्या ये दूसरी बात है? प्रमुख बात यह है कि लालच। अब लालच का कारण क्या है? एक इंसान लालची क्यों रहता है? वो डिससैटिस्फाइड है, वो इनसिक्योर है। डिससैटिस्फाइड से ज्यादा इनसिक्योर, उसके अंदर डर है। लालची इंसान कभी भी डरपोक होता है।
उसको डर किसी और इंसान का नहीं होगा तो शायद पावर का होगा, उसको शायद डर इज्जत का होगा, लेकिन डर है। मतलब जब तक इंसान के अंदर डर है तब तक लालच की संभावना है, जब तक लालच है तब तक भ्रष्टाचार है। हम कुछ ऐसे विषय के बारे में चर्चा कर सकते हैं क्या जिससे इंसानों के अंदर से डर थोड़ा कम हो जाए? आज शायद इन्होंने कहा था कि अभी जब इतने दिन सेशन हुए हैं तो हम भी थोड़ा निडर बन गए। सही? आज समझ लो एक ऑफिसर है, उसने भ्रष्टाचार करके 1 करोड़ रुपए कमा लिया है, बहुत है उसको अपनी पूरी जिंदगी के लिए, लेकिन लालच है, डर है कि कहीं कल के दिन मेरा इसका ये नहीं हुआ तो, मेरा वो नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो वो और धन बढ़ाता रहता है। अगर आप अपने क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर निडरता पैदा कर लो, और अगर आप अपनी ये जिम्मेदारी समझ लो कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ेंगे ना, कम से कम साल भर रहते हैं मेरे पास। आपके बच्चे आपके पास साल भर रहते हैं, साल भर के अंदर मैं अपने बच्चों को निडर बनाऊंगा। मेरे पास 1 साल का वक्त है, 1 साल में मेरे बच्चे निडर बनेंगे। उसके साथ मैं उनको संस्कृति दिखाऊंगी या सही रास्ता दिखाऊंगी। अब निडरता का उपयोग कहां करना चाहिए? अगर निडरता है और समझ है तो उस इंसान को ऊपर आने में कितना वक्त लगेगा? वो इंसान जो निडर है और सही रास्ते पे है, उसको लालच रहेगा? उसको आत्मविश्वास है। जिसके अंदर आत्मविश्वास है उसके अंदर डर नहीं हो सकता। आज मैं जब आपके सामने सबसे पहले खड़ा होता हूं, 300 नए चेहरे हैं। हिंदी में बात करने की मेरी आदत नहीं है, घर में भी आधे वक्त हम लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। मेरे जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सब अंग्रेजी में होते हैं। अब आपके सामने जब मैं खड़ा हूं, डर के कारण खड़ा रह सकता हूं या आत्मविश्वास के साथ खड़ा रह सकता हूं कि सब मेरे दोस्त हैं, कुछ सीखने आए हैं, शायद मेरे पास कुछ ठीक चीज है, कुछ बात करेंगे, कुछ समझेंगे, मैं उनसे कुछ सीखूंगा, वो शायद मेरे से कुछ सीखेंगे। अच्छे इंसान बन के यहां से बाहर निकलने का, डरने का क्या? दुश्मन तो है नहीं, सब दोस्त है। अजनबी हो सकते हैं लेकिन दोस्त है। आत्मविश्वास के साथ, निडरता के साथ मैं आपके सामने खड़ा रह सकता हूं। अगर 1 साल में 1 लाख अध्यापक 1 करोड़ बच्चों को निडर बना सकते हैं, इस देश को बदलने में कितना वक्त लगेगा? अगर मुझे इस देश से भ्रष्टाचार दूर करना है, या तो जो भ्रष्टित हैं उनको लेके जेल में डालो, लेकिन जो चोर है उसको जेल में डालते हैं, वो जेल से बाहर आता है, चोरी करना बंद कर देना। हमारे यहाँ ना ए राजा गए थे ना जेल, किसमें? 3G में, साल भर रह के आए बाहर, बदल गए एकदम। हमारे कलमाड़ी साहब भी रह के आए थे, बाहर आए, बदल गए एकदम। देश की चिंता तो है, क्या किया जाए? क्यों ना बच्चों के साथ क्या किया जाए कि उनके अंदर वो लालच ना हो, आत्मविश्वास हो, सही राह पे चले, भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, लालच करेंगे ही नहीं। अपनी कोशिश वो है, इसमें मुझे आपका सहयोग भी चाहिए और आपका साथ भी चाहिए। अपने को कहीं मोर्चा नहीं लगाना, किसी के सामने कोई खिलाफ कुछ नहीं करना, लेकिन अंदर जो डर और भूत है इसको निकाल के बाहर फेंकना।
जब ऐसा लक्ष्य हमारे सामने है, आप में से कितने लोगों ने ताहिर भाई का नाम लिया? स्वप्निल, ताहिर भाई, स्वाति, जो निरंतर हर हफ्ते एक भी हफ्ते की छुट्टी के बिना, सुनील घुले और भी मेरे कुछ दोस्त जरूर होंगे, एक भी हफ्ते की छुट्टी के बिना पिछले 2.5 महीने से हर शनिवार वो बारामती में। देखो मेरा काम सबसे कम है, मैं आता हूं 2 घंटा बात करता हूं, चला जाता। मुझसे ज्यादा काम है आप लोगों का। आप आते हो, बात सुनते हो, फिर आपको जाके क्लास लेते हो। लेकिन सबसे ज्यादा काम है मेरे वॉलंटियर्स का, मेरी टीम का। वो सुबह निकलते हैं वहां से 8 बजे पूना से, यहां पहुंचते हैं 10 साढ़े 10, फिर इस हॉल में आते हैं। सब साफ सुथरा है कि नहीं? कभी साफ मिलता है, कभी गंदा मिलता है। खुद यहाँ झाड़ू लगा के साफ करते हैं कभी बार। फिर ये चेयर्स मंगाई जाती है, सब म्यूजिक बरोबर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बरोबर है कि नहीं है, सब कंप्लीट करेंगे, प्रोग्राम होगा, आप चले जाओगे। उसके बाद में यहाँ वाइंडिंग अप वर्क रहता है, यहाँ का बोर्ड हटाओ, वहाँ का बैनर हटाओ, यहाँ का ये ठीक करो, यहाँ का वो ठीक करो। और उसके बाद करीब 6 बजे यहाँ से निकलेंगे वापस पूना के लिए। पूरा दिन तो काम नहीं हुआ हमारा कुछ भी। अगले शनिवार वो वापस आएंगे। इसके बीच में आपको फोन में पूछेंगे आपको सेशन समझ में आया कि नहीं। आपके लिए मेलर्स बनता है, वीडियो का लिंक आपको भेजा जाता है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपको सबको वीडियो का लिंक मिलता है अगर आपकी ईमेल आईडी हमारे पास है। फिर अगले शनिवार को वो वापस आएंगे, वापस आपसे बात करेंगे। अगर आपको कोई संदेह है उसको दूर करेंगे। अगर आपको डेमो चाहिए फिर डेमो देंगे, फिर वो वापस जाएंगे। मतलब 2.5 महीने में 15 शनिवार, 14 से 15 शनिवार उनके इस काम के लिए पक्के थे। उनको वापस क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। 2 शब्द है, एक होता है अप्रिसिएशन और दूसरा है सेटिस्फैक्शन। एक इंसान है अप्रिसिएशन के लिए जिंदा रहता है, वो काम करता है ताकि उसके लिए ताली बजे, उसी काम में दिलचस्पी है, उसी जगह में दिलचस्पी है जहां उसके लिए तालियां बजेगी। वही जिम्मेदारी में जरूरी है जहां तालियां बजेगी। और एक इंसान होता है जिनको चाहिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आत्म शांति। मैंने जो किया ना अच्छा किया। अभी दुनिया में कोई तारीफ नहीं करे ना, बिल्कुल गम नहीं, 1% गम नहीं है। तारीफ की उपेक्षा ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है और उसकी तरफ देख भी नहीं। मिल गया है तो बहुत बढ़िया है, हंस के छोड़ देते हैं। नहीं मिला तो भी अगले बार यही जिम्मेदारी उतने ही उत्साह से निभाया जाता है। ये मेरी जो टीम है ना, ये वो आत्म शांति पर्सनल सेटिस्फैक्शन वाली टीम है। इनको अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। ये वो काम नहीं करेंगे ताकि 10 लोग उसके लिए ताली बजाएं। आप में से शायद कुछ लोग कुछ रिश्तों में दरार भी पैदा कर चुके हैं क्योंकि आपको वो श्रेय नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए, जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर किसी और को मिल गया और अपने को कम मिला तो दिल में आग लगता है, तकलीफ होती है। मैं इतना करता हूं फिर भी मुझे श्रेय नहीं मिलता। जिसको श्रेय की अपेक्षा है वो जिंदगी में कभी भी पीड़ित रहेगा, क्योंकि श्रेय चीज ऐसा होता है कि मैंने आज आपको दे दिया ना, कल आपको वापस उसकी जरूरत होती है। वो आग ऐसी है जो बुझती नहीं है। और दूसरे इंसान है जिनको श्रेय नहीं चाहिए। ये जो क्रांतिकारी है ना, कुछ लोगों का नाम हमको और आपको मालूम है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन लाखों लोगों ने जान दे दी जिसके बारे में मुझे और आपको मालूम भी नहीं है कि नहीं? उन्होंने जान दी, उनको श्रेय नहीं चाहिए। उनको अंदर से ये है कि मैंने जो किया ना सही किया, कमाल कर किया, मेरी जिम्मेदारी मैंने निभाई। बाकी नाम मिले नहीं मिले उससे क्या फर्क पड़ता है। अपन इस दुनिया में नाम के लिए नहीं आए, काम के लिए आए। याद है आपको सारे गामा पा धा धर्म मेरे काम के लिए आए हैं। जिंदगी में लक्ष्य कोई एक ऐसा होना चाहिए जहां मैंने ये ठान ली है
कि ये मेरा काम है, मैं ये काम करेगा, मुझे नहीं चाहिए, मिल गया तो ठीक है। अगर कोई आके ताली बजाता है मैं मना नहीं करूंगा कि ताली मत बजा, लेकिन अगर किसी ने नहीं बजाया तो दिल में तकलीफ भी नहीं होगी। सही जिंदगी इंसान तभी जी सकता है। इस प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा श्रेय पहले तो जाता है स्वप्निल और मंगल को, जिन्होंने एक सपना देखा कि हमारे बारामती के लिए हमको ऐसा करना। जब मैं उनको पूछ रहा था बारामती 100 किलोमीटर दूर है, मतलब पूरा दिन जाएगा, बारामती में लोग आएंगे 7 हफ्ते तक, 2 हफ्ते में एक बार 7 बार आएंगे लोग। और स्वप्निल बोलते नरेश वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है, हमारे लोग पक्के आएंगे, आप मेरे ऊपर विश्वास करो। और बारामती को इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है, अब आओ ना प्लीज। तो सबसे बड़ा श्रेय स्वप्निल, मंगल और उनके पूरे परिवार को, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ आयोजन नहीं किया है, लेकिन इस प्रोग्राम की यहाँ पे सपना देखा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल थॉट यहाँ का है ही नहीं, हम ये सिर्फ पूना में करने वाले थे, ये उनका सपना। सो थैंक्स स्वप्निल एंड द एंटायर फैमिली, कुणाल, निकिता, मुकुल, and of course everybody else. Second, my volunteers. उनके बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं। So for all the volunteers, उत्साह भरा ताली। आप में से कुछ लोग राशन का दुकान चलाते हैं क्या? और राशन की दुकान में नहीं 1 किलो चीनी मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, वैसे ही बस दूध मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ताली बजाने में क्या नुकसान है? आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब इंसान ताली बजाता है ना तो खुश रहता है, दुखी आदमी ताली नहीं बजा सकता। तो मैं जब आपको बोल रहा हूँ ताली बजाओ, इसका मतलब मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। आप खुद को खुश देखना चाहते हो, ताली बजाओ। अभी इंसान का दिमाग देखो, आज तक लग रहा था दूसरों के लिए बजा रहे, तब थोड़ा कम बजा रहे थे, दूसरों के लिए क्या करते, यानी खुद के लिए हुआ, ये तो पहले बताना था, अभी कितना देर बजाना बोल। हमारा नहीं इंसान भी। अगले साल हम लोग 1 लाख टीचर्स को ट्रेन करेंगे। अगले 5 साल में कीप मूविंग मूवमेंट का असर लोगों को समझना चालू होगा। 10 साल में जो बच्चे आपके और आप जैसे शिक्षकों के हाथ से निकले हैं ना, वो सब जिंदगी में सफल बनना चालू हो जाएंगे। पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो जाएगी, 2, 3, 4 साल काम कर चुके होंगे, 2 पैसा कमाना चालू कर चुके होंगे, और तब जब वो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तब उनको ये सेशंस की याद आएगी और वो सही रास्ते पे चलेंगे। मैं भी चाहता हूं देश में भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन मैं लड़ाई का मार्ग नहीं ले रहा हूं, मैं पढ़ाई का मार्ग ले रहा हूं। ऐसा अगर लक्ष्य नहीं हुआ तो मैं भी एक बहुत साधारण सी जिंदगी जीऊंगा। कमाल क्या है? लक्ष्य। अपन क्या कर सकते हैं, और रोज रोज अखबार पढ़ रहे, आज कितने का घोटाला, अरे राहुल गांधी भी, अरे सलमान खुर्शीद भी, अरे वो वाद्रा भी, उसका नाम वाद्रा की जगह वांद्रो होना चाहिए। एकदम डिटेल में पढ़ते, शाम हो गया तो भी सकाल में पढ़ते। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, और स्टाफ रूम में डिस्कस भी कर रहे हैं। बहुत करप्शन, बहुत करप्ट। लेकिन इसको दूर करने के लिए क्या करना है? डिस्कस करने के लिए लक्ष्य नहीं चाहिए,
उसके लिए आपके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, चलो क्या करेंगे, दूसरों की बुराई निकालते आओ। लेकिन उस वक्त का सही उपयोग करने के लिए लक्ष्य चाहिए। आपके पास जिंदगी में सबसे ताकतवर लक्ष्य क्या है? बच्चों के पास जिंदगी में सबसे ताकतवर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अगर नहीं है तो मैं वही बात वापस दोहराता हूं, जो मेरा बीता हुआ कल है उसी तरह की जिंदगी आज भी होगी, और जो मेरी आज की जिंदगी है वही मेरी कल की जिंदगी होगी। माई डेज विल बी अ जेरोक्स कॉपी। कल का जेरोक्स कॉपी आज है और आज का जेरोक्स कॉपी आने वाला कल है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है तो विकास नहीं है। मेरे पास लक्ष्य है तो 5000 बच्चों से, 5000 टीचर से 1,00,000 सीट, लक्ष्य है तो विकास है। अगर लक्ष्य नहीं है तो विकास क्या लाओगे? लक्ष्य है तो मोहनदास महात्मा बनेगा, लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा? वो दास ही बन के रह जाएगा। मोहन भी शायद निकल जाता था नाम से। बिना लक्ष्य के कोई इंसान ताकतवर जिंदगी जी नहीं सकता। और दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर दोस्त कभी जिंदगी में लक्ष्य बनाते ही नहीं। एक ख्वाब है यार, कभी तो भी करेंगे, ठीक है, उसके लिए आज क्या कर रहे हैं, तब वो लक्ष्य बनता है। मैं आज आप सब लोगों के साथ एक शीट बांटूंगा, एक बड़ी वर्कशीट है जो मैं आपको देने वाला हूं। उस वर्कशीट में जिंदगी में लक्ष्य कैसे बनाते हैं और जिंदगी में किन पहलुओं में लक्ष्य बनाना है उसके बारे में लिखा हुआ है। पूरी वर्कशीट इंग्लिश में है, उसका सही रूपांतर मराठी में या हिंदी में करना मुझे नहीं आया, और उतना थोड़ा वक्त भी नहीं मिला कि इसको रूपांतर कर सके। तो मेरी आपसे दरखास्त ये है, विनती ये है कि ये इंग्लिश में जो है इसको आप स्वीकारना, किसी से भले समझ लेना, अपने आप भले थोड़ा ट्रांसलेट कर लेना, लेकिन इसके ऊपर काम जरूर करें। सो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द शीट्स, फ्रंट रो शीट्स। ओके, नाउ देखो, अपनी जिंदगी में 6 पहलू हैं जिसमें आपको लक्ष्य बनाना चाहिए, हर इंसान को बनाना चाहिए। हर इंसान मतलब जो यहां पे है उनके लिए बोल रहा हूं। सबसे पहला है हेल्थ गोल्स। अगर शरीर गोल है तो उसको हेल्थ गोल नहीं बोल सकते, फिटनेस गोल होना चाहिए। यहां जितने भी शिक्षक हैं ना, वो कोई हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहिए बीमारी की वजह से। उधर नहीं जाना है, घर में अपने परिवार वाले, अपने स्नेहियों के आसपास में उनसे घिरे हुए अपने को जाने का। मौत कैसे होनी चाहिए मालूम? स्कूल जाना, एक दिन क्लास कंप्लीट करना, लास्ट डे ऑफ द स्कूल होना चाहिए, पोर्शन कंप्लीट करना, पोर्शन को बीच में छोड़ के मत चले जाओ, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल मिलने में टाइम लगता है, पूरे बच्चों का साल बिगड़ेगा। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, पोर्शन कंप्लीट करना। उस दिन आपको सब बच्चे बोलना चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दिल में आत्म शांति लेके घर आना, स्नान करना, जो आपका सबसे पसंदीदा खाने पीने का चीज है ना, वो जम के खाना। आसपास में लोग ये नहीं बोलना चाहिए ये मत खाओ, आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है, वो मत खाओ। वैसा तबीयत होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी खा सकना चाहिए। सबको मिलना, सबसे गले लगना, भगवान के सामने नमन करना, जाना, सो जाना और उठना। ऐसी मौत होनी चाहिए। कुछ नहीं, सांस नहीं आ रहा, ऐसे नहीं मरने का। भीष्म पितामह कैसे गए थे? उन्होंने डिसीजन लिया था, अब बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं। वैसा होना चाहिए। ये कॉर्पोरेशन की जो प्लम्बिंग होती है ना, पाइपलाइन, अपनी मौत वैसे नहीं होनी चाहिए। यहां से एक पाइप, यहां से एक पाइप, यहां से एक पाइप, 2-4 और पाइप इधर उधर से, जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। कोई हॉस्पिटल में मिलने आ रहा है, नरेन कैसा है,
नर्स का बुला, ऐसे नहीं मानना चाहिए। इसलिए हेल्थ गोल्स, अगर आप वास्तव में मेरे दिल से दिल मिलाते हो ना, तो आज के बाद दवाई भी नहीं खानी चाहिए। अपना सेहत ऐसा रहना चाहिए। कुछ लोग हैं वो रोटी सब्जी दाल चावल के साथ में दवाई का भी एक उनका रहता है, लाल पीला सफेद नीला, कोई 7 कोई 8 गोलियां खा रहा रोज। एक भी अगर चली गई मैं कौन सा भूल गया याद नहीं, तो चिंता में आधा दिन मर गया। ये कैसी जिंदगी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ गोल्स, बिना शरीर में किसी तकलीफ की जिंदगी जीना है, उसके लिए कैसा खाना है, कैसा व्यायाम करना है, कब सोना है, कब जगना है, कितना काम करना और कितना शरीर को आराम देना है। भाई ये लास्ट वाला आपके लिए, ये 18 घंटा काम करते हैं, उसके बाद में ये बोलते कि मेरे पास बहुत टाइम है। इसके लिए हेल्थ गोल्स समझ में आया? अगर आपके किसी बच्चे से मिलूंगा ना, तो वो बोलना चाहिए मम्मी पापा हमसे ज्यादा तंदुरुस्त है। आपके पोते पोती से जब मिलूंगा ना, वो बोलना चाहिए दादू दादी नाना नानी हमसे ज्यादा तंदुरुस्त है, तब मजा आएगा। नहीं तो अगर मैं उनको पूछूं कि भाई कैसे दादाजी, बस हर दिन कट जाए नसीब है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलेगा क्या? उत्साह के संग कोई जवाब भी नहीं देता। सोच रहे हो क्या, अरे बाप रे ऐसा होएगा क्या? क्यों नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। उसको बोलते हैं हेल्थ गोल्स। हेल्थ गोल्स के बाद में करियर गोल्स। 1 साल का तजुर्बा 10 साल रिपीट करना है। कि जब आप किसी को बोलते हो 10 साल का तजुर्बा, आप बोल सकते हो देखो 10 साल पहले मैं ऐसा था, 9 साल पहले मैंने इस तरह से अपने आप का विकास किया, 8 साल पहले मैंने ये विकास किया, 7 साल पहले मैंने ये विकास किया। हर साल आप कैसे बेहतर बने हो, आपको बोलना सकना चाहिए। तब आपने अपने आप को अपने करियर में डेवलप किया है। नहीं तो क्या डेवलपमेंट? तो मेरे को आगे कभी ये मत बताना कि मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं। मैं पूछूंगा यही, 1 साल का तजुर्बा 30 साल दोहराया है कि वास्तव में 30 साल का अनुभव है? क्यों ना कुछ लोग एचओडी बने, क्यों ना कुछ लोग खुद का स्कूल चालू करें, क्यों ना खुद लोग टीचर्स के लिए बीएड डीएड एमएड कॉलेज चालू करें, क्यों ना कुछ तो कमाल करें। आप लोगों ने मुगट सर के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा। हमारे पुणे में एक मुगट सर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। पहले वो वाडिया कॉलेज में पढ़ाते थे और उनके क्लास में करीब 80 बच्चे रहते थे, लेकिन जब वो लेक्चर रहते थे उनके क्लास में कम से कम 150 बच्चे रहते थे। वाडिया के 80, बाकी एफसी कॉलेज के, अभिनव कॉलेज, इधर उधर के दूसरे कॉलेज के बच्चे, मुगट सर का क्लास है क्या, वो सब आ जाते थे उधर। वैसे इंसान के पास लगता है स्वामित्व है, ग्रिप है उस सब्जेक्ट में। जो इंसान को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, मुगट सर के क्लास में उसको भी इंटरेस्ट आ जाता है। ऐसा अपने आप को डेवलप करना है अपने प्रोफेशन में, टीचिंग में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ाते हो, ज्योग्राफी पढ़ाते हो, संस्कृत पढ़ाते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लोगों में लड़ाई होनी चाहिए कि यार इस क्लास में तो मेरे को जाना ही है, और ये मैं अगर नहीं भी पढ़ रहा हूं तो भी वो लेक्चर मुझे अटेंड कर, पता नहीं उस लेक्चर में बड़ा मजा आता है, उसके बाद में उत्साह से पूरा जिंदगी भर जाता है। वो होता है करियर गोल। अगर आपका डीएड किया हुआ तो आगे बीएड करना है क्या, आगे एमएड करना है क्या, और कुछ स्पेशलाइजेशन करना है क्या, डॉक्टरेट करना है क्या, पीएचडी करना है क्या, डबल पीएचडी करना है, एक करियर गोल होना चाहिए ताकि विकास होता रहे। बिना करियर गोल के विकास नहीं हो सकता। दैट इज वेरी सेकंड इज करियर गोल। थर्ड, खुद के लिए तो हर इंसान करता है, जिसने दूसरों के लिए किया वो वास्तव में इंसान है। कोई भेड़िया खा के दूसरे भेड़ियों को बांटता नहीं है, नहीं कोई कुत्ता देखता बाजू वाला भूखा है क्या, चल अपना हड्डी ले उसको दे दे। ये सिर्फ इंसान कर सकता है। तो दूसरों के लिए हम क्या करेंगे, वो सोशल गोल है, वो भी होना चाहिए। उसके बाद कोई इंसान अकेला नहीं होता, हर इंसान की फैमिली होती है, आपका एक परिवार है। आपके परिवार के प्रति क्या गोल है, आप परिवार को कितना वक्त देने वाले हो, उनके साथ आप क्या बातचीत करने वाले हो,
जैसे अगर मैं आपकी जगह होता, ये शनिवार को अगर होता है तो शनिवार रात को पूरा परिवार हम लोग मिलके बैठ के आज जो प्रोग्राम में डिस्कस हुआ वो मैं सबके साथ डिस्कस करता। क्या देखो हम लोगों ने ये सीखा है, चलो चलो अभी बैठ के अपन सब अपना फाइनेंशियल गोल बनाते हैं या फिजिकल गोल बनाते हैं या सोशल गोल बनाते हैं, चलो बैठ के इसको अमल करते हैं। अगर एक भाई है वो गलत लाइन में है, उसको सही लाइन पे कैसे लाया जाए सोच के, वो भी एक फैमिली गोल। माँ बाप को तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा है और अपने को बोल रहे हैं शायद टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? चलो उनको लेके जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले महीने तो 3 महीने। ना वो गोल होना चाहिए, जब तक गोल नहीं बनेगा तब तक आप लेके नहीं जाओ। तो ये हो गया फैमिली गोल। उसके बाद में है फाइनेंशियल गोल, राइट? कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी है जो सिर्फ पैसे से हो सकती है। आप कितनी भी अच्छे इंसान क्यों नहीं हो, बिना पैसे के आपको वो नहीं मिलेगा। जैसे मैं हर जगह बोलता हूँ, अपने पूना में एक सशुन हॉस्पिटल भी है और एक रूबी हॉल भी है। रूबी हॉल 5 स्टार होटल जैसा है। अगर कभी तबीयत खराब हुई तो कम से कम बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट टेक्नीशियंस, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स मिलने चाहिए। और अगर मैं सशुन में जाऊंगा तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन मेरे को दिया जाए। मैं इंसान बहुत अच्छा हूं, लेकिन वो मेरे को रूबी हॉल में नहीं लेंगे जब तक मेरे पास जेब गर्म नहीं है तब तक। तो कुछ चीजें वो सिर्फ पैसे से होती है। अगर मेरे बच्चे को समझ लो कॉलेज जाना है, IIM में उसको एडमिशन मिल गया, लेकिन एडमिशन फीस है वहां पे समझ लो 6 लाख। मैं अगर वहां पे जाता हूँ, डीन से मिलता हूँ, बोलता हूँ देखो मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, मैं समाज के लिए बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे बेटे को एडमिशन दो ना। वो बोलेंगे नहीं बहुत बढ़िया है, भगवान करे आपकी लंबी आयु हो, लेकिन 6 लाख अगर नहीं मिलेगा तो मैं एडमिशन नहीं दे सकता। तो कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी है जो सिर्फ पैसे से होती है। पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ पैसे से होती है, तो उसके लिए तो पैसा होना जरूरी है। मेरा खुद से प्रार्थना ये होता है भगवान के लिए कि भगवान जितनी जरूरत है ना उतना मुझे दे, उससे ज्यादा नहीं दिया तो मेरे को कोई गम नहीं, लेकिन जितनी जरूरत है ना उतनी जरूर दे। तो फाइनेंशियल गोल। और लास्ट गोल है पर्सनल गोल, यानी पर्सनल। आपके मन में कुछ इच्छा है क्या? ड्राइंग क्लास अटेंड करने की, क्लासिकल सिंगिंग सीखने की, कहीं लंबे ट्रिप में जाने की। अगर दिल में कोई हॉबी है क्या, आर्ट एंड क्राफ्ट करने का, जो भी पर्सनल एक हॉबी होती है, गाना सीखने का, पूरा करना चाहिए। पर्सनल हॉबीज होनी चाहिए जिससे इंसान रिलैक्स हो जाए। उसमें आप दुनिया में नंबर 1 होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो आप खुद के लिए करते। मेरी एक छात्रा है जिनकी पर्सनल हॉबी क्या है, हर हफ्ते वो 10 गमला खरीदती है। और हमारे पूना में पर्वती के नाम से एक छोटा सा हिल है, वो पर्वती में जाती है और वो 10 गमला वहां लगाती है, उसमें पानी देती है और फिर बारी बारी जाके एक गमला, 2 गमले, तीसरे गमले को पानी देके आती है। बोले मेरा ये हॉबी है, मैं ये खुद के लिए करती हूँ। 10 पौधे मेरे को हर हफ्ते लगाना अच्छा लगता है। ठीक, क्या गलत है? गलत है, ये हॉबी है। बोले वो करके ना मेरा पूरा टेंशन खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हर इंसान का एक पर्सनल गोल, एक हॉबी होना चाहिए। जब आपके पास ये 6 होंगे ना, तब ना तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हो, ना आप गलत लोगों की संगति रख सकते हो, ना आप गलत चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो। आपकी जिंदगी पूरे तरीके से सही रास्ते पे चलने वाली है। बच्चों के लिए 6 के 6 नहीं है। जैसे बच्चे अगर आपके क्लास में 9th में है, 10th में है, तो फाइनेंशियल गोल उनके लिए नहीं है, लेकिन करियर गोल वो जरूर बना सकते हैं। सोशल गोल वो कर सकते हैं, सोशल गोल के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। फैमिली गोल वो रख सकते हैं, पर्सनल गोल भी वो रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं? तो उनसे आप उन गोल्स के बारे में बात करें। लेफ्ट हैंड साइड में 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फियरलेस। ये आप जब गोल बनाओगे ना, बिना डर के आपको गोल बनाना है, डर के साथ। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं जो भी गोल बनाऊंगा वो हकीकत होगा ही होगा, तो आप कैसे गोल बनाओगे? वैसा गोल लिखने, उसमें अगर फेल भी हो गए ना तो भी कोई गम नहीं। जैसे हमारा सोशल गोल है 1 लाख टीचर्स, अगर हम उसमें फेल भी हो गए ना तो कोई गम नहीं।
लेकिन ये सोचना कि अगर गोल है ना तो कुछ तो कमाल होना चाहिए, तब मजा आएगा। टॉप लेफ्ट हैंड साइड में स्मार्टर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, एथिकल और रेलेवेंट। आपके जो भी गोल्स है ना वो स्मार्टर होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, कहाँ आपको ये करना है। मेजरेबल, मुझे अच्छा इंसान बनना है ये गोल नहीं है, क्योंकि उसको आप मेजर कैसे करोगे। अच्छा इंसान बनते हुए मुझे हर साल कम से कम 25,000 रुपया दान करना है, मैं 25,000 मेजरेबल है। मैं हर हफ्ते 1 घंटा अनाथ आश्रम में जाऊंगा, भी 1 घंटा मेजरेबल हूं। मैं कुछ तो करूंगा ना, कुछ तो मेजरेबल नहीं। तो इसके लिए गोल मेजरेबल होने चाहिए। एम्बिशियस मतलब आज जो कर सकते हो उससे थोड़ा बड़ा। रियलिस्टिक मतलब इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि असंभव है। कल का कल मैं देख पूरे देश से करप्शन दूर करता हूं, ये नहीं पॉसिबल। 20 साल में, 25 साल में शायद संभव हो जाए, क्योंकि आज जो करप्ट है तब तक यमराज के समय उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया होगा। और जो नई पीढ़ी आएगी उनमें से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में आ गया कि ये बेकार की चीज है। पूरे देश को परिवर्तन करने के लिए 10 में से अगर एक इंसान परिवर्तन हो गया ना तो पूरा देश परिवर्तन हो जाएगा। अपने को मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 10% माइनॉरिटी से काम हो जाता है। 10% वो अपने को करना है। ये एम्बिशियस है, ये रियलिस्टिक भी है। टाइम बाउंड, कोई भी गोल होगा उसका एक टाइम रहना चाहिए, उस टाइम के अंदर होना बहुत जरूरी है। एथिकल, मेरे जो गोल्स है उससे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। रेलेवेंट, ये गोल मेरी जिंदगी के लिए जरूरी होनी चाहिए, मेरी जिंदगी में इसका अहमियत होना चाहिए। जैसे मेरे पास जब कोई आता है बोलते हैं कि मेरे इसका उसका किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, वो बहुत दारू पीता था, फेल हो गया, उसके बेचारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैंने 50,000 रुपये दो ना उसके ऑपरेशन का। मैं बोलता हूँ तुम 5 लाख रुपए में से ले लो, किसी के पढ़ाई के लिए मैं दे दूंगा, लेकिन बीमारी के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि उस तरफ मेरी दिलचस्पी नहीं। कुछ ऐसे इंसान हैं जो उस चीज में मदद करेंगे, पढ़ाई में मदद नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो है वो मेरे को इस तरफ ध्यान देना है। वो रेलेवेंट गोल मेरे लिए ये है, बीमारी की जो दवाई है वो मेरे लिए रेलेवेंट गोल नहीं है। अब समझ गए स्मार्टर गोल्स? अगर नहीं समझ में आए तो जब हमारी टीम आपके साथ फॉलोअप करने के लिए आएगी, आप उस समय उनसे थोड़ा और डिटेल लें। लास्ट, आप में से कितने लोग ईमेल्स और फेसबुक में एकदम कंफर्टेबल है? कुछ दोस्त हैं ना मेरे। नाउ इस शीट के टॉप राइट हैंड साइड में सोशल मीडिया में हम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं उसका डिटेल है। तो ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट, आपके लाइफ में आपकी समझ के हिसाब से जो भी अच्छी चीजें हैं जो आपको लगता है बाकी टीचर्स को मालूम होनी चाहिए, आप मुझे भेजना। आपने कहीं कोई अच्छा लेख पढ़ा या आपने कोई क्लास में अच्छा उपयोग किया जिससे आपको बहुत फायदा हुआ, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा उदाहरण है या कुछ भी ऐसा मसाल है तो वो आप मेरे को भेजना, ताकि मैं फिर इसको फेसबुक में, ट्विटर में, ईमेल से, ये कल के दिन ये टीचर्स की संख्या लाखों में होने वाली है, उन सब तक ये फैल जाएगी। समझ लो चंडीगढ़ में कोई टीचर है, आपने यहाँ जो किया वो एक कुछ कमाल का चीज़ है, अगर आप मेरे संग शेयर करते हो, मैं उस प्लेटफॉर्म में शेयर करता हूँ, चंडीगढ़ में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसकी जिंदगी भली हो जाएगी आपकी वजह से। तो कीप मूविंग मूवमेंट का हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ अगर ये लाख टीचर साथ में आके अपने विवेक से, अपने तजुर्बे से किस चीज़ों से फायदा होता है, किस चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, वो जब हमारे साथ बांटेंगे तो हमारा विश्वास है कि आपकी और मेरी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने ये देश को अपन बदला हुआ। तो जहाँ भी आपको कुछ चीज़ अच्छा मिलता है वो आप मेरे को भेजना, ताकि मैं बाकी सब लोगों के साथ में भी वो बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ, और इसी बहाने अपना एक दूसरे के संग मिलन चालू रहेगा और संबंध भी चालू रहेगा। अगले साल अगर आप लोगों ने मौका दिया तो हम वापस आएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल बेस्ट।